अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का मोहित पीरज़ादा साहब को कौन नहीं जानता, यानी बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं और पिछले कुछ अरसे से ये यहाँ से जो है वो मुश्किलात का शिकार शिकार हुए। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे साफ़ियों के साथ जो है वो क्या मसाइल होते हैं, तो ये यहाँ से फिर अमेरिका कूच कर गए। वहाँ से अपना एक वीलॉग करते हैं। इस विलाग में जो है ये यहाँ के जितने भी मसाइल हैं उन पे ये रोशनी अक्सर डालते हैं। आज का जो मसला इन्होंने उठाया हुआ है वो ये है कि यहाँ पे जो इंसाफ या अदलिया है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को क्यों सूट नहीं करती, ऐसी अदलिया कि जो फैसले जो है वो इंसाफ पर मबनी करे। तो उनको दबाव में डालने के लिए नाज़रीन कराम कई हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी रिसेंटली जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो उस हवाले से मोहित पीरज़ादा साहब का एक अपना नुक्ता नज़र है। आप ज़रा ये बात सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने लॉ मिनिस्टर के साथ मिलके जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की है, ये बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की मुलाकात है। ये बहुत ही स्ट्रेंज है, ये स्टूपिड है, ये खिलाफ तवक्को है, ये खिलाफ कानून है, ये खिलाफ आइन है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? इसलिए कि जो सिटिंग एग्जीक्यूटिव होता है प्राइम मिनिस्टर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर जिनका ताल्लुक रियासत से होता है, जिसका उसकी ज़ात से ताल्लुक नहीं होता, उसके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से उसका ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ वहीं पर वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात कर सकता है। गुज़िश्ता 6-7 बरस में इसकी 2 एग्जाम्पल साइड की गई हैं। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उनकी then चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई। इश्यूज गालिब टोटल तौर पे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के आपस के इश्यूज थे जिस पे वो मुलाकात हुई। इसी तरह से दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान की साकिब निसार साहब के साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ जब मुलाकात हुई, तो पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स और इस किस्म के इश्यूज थे जिसमें वो मुलाकात ऑफिशियल लेवल पे अरेंज की गई। शहबाज शरीफ ने किस इशू पर मुलाकात की? शहबाज शरीफ तो यहाँ एक मुलजिम है जिसके ऊपर इल्जाम है कि खासा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान का जो खत है उसका ताल्लुक 2023 के उस टाइम पीरियड से है। खास करके आप बार बार अगर वो लेटर मैंने कल आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, मई 2023 के वाकयात के साथ उसका ताल्लुक है। ये सारी जो हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन, एक जज साहब जो है उनके बहनोई को गिरफ्तार करना, उनके बेटों की सर्वेलेंस करना, उनके बेडरूम्स में से, उनके घरों डाइनिंग रूम्स के अंदर से जो वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट का निकलना यूएसबी के साथ, ये सब कुछ उस टाइम पीरियड में हो रहा है जब शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। शहबाज शरीफ इस कटहरे में एक मुलजिम की हैसियत से मौजूद है। शहबाज शरीफ और उसके लॉ मिनिस्टर की जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के साथ मुलाकात करना बिल्कुल एक मुजरिमाना फेल था। ये एक गैर कानूनी हरकत थी, ये एक अनकन्वेंशनल हरकत थी, ये एक इलीगल हरकत थी। और ये मुलाकात होना बजाते खुद ये शो करता है कि सिस्टम कितना करप्शन की तरफ जा रहा है और इस सिस्टम के अंदर अपने आप को ठीक करने की कोई सलाहियत नहीं है। तो ये मुलाकात जो है ये बड़ी गलत है। इस मुलाकात के बाद जो प्रेस टॉक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आजम नजीर तारड़ साहब ने, वो एक बेवकूफ़ी की, डिसइंफॉर्मेशन, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बहलाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आजम नजीर तारड़ साहब ने एज अ लॉ मिनिस्टर जो कुछ कहा है वो बहुत ही ऑब्जेक्शनल है, ऑफेंसिव है। उन्होंने पहली बेवकूफ़ी तो नहीं है, क्योंकि वो बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी को नहीं समझना चाहिए कि आजम नजीर तारड़ जो है बेवकूफ़ हैं। आजम नजीर तारड़ साहब एक बड़े काबल, कैपेबल, इंटेलिजेंट वकील हैं। ये और बात है कि सियासी तौर पर वो एक करप्शन का हिस्सा है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो सारा वाक़या है इसमें जो ये खत आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का, इसको तो उमर अता बंदयाल जब चीफ जस्टिस थे उस दौर से इसका ताल्लुक है। इसका ताल्लुक तो काजी फाइज ईसा के साथ है ही नहीं। टोटल बेतुकी बात है, इसका ना सर है ना पैर है। इसका ताल्लुक ना काजी फाइज ईसा के साथ है, ना इसका ताल्लुक उमर अता बंदयाल के साथ है। इसका ताल्लुक खालिसन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के साथ है। ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के खिलाफ कंप्लेन है। उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ था, अभी भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। उस वक्त भी यही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस कम्युनिटी थी, अभी भी यही आईएसआई है, यही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने अपना खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। इसी तरह से अगर वो खत जिन लोगों ने पढ़ा है, तो मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग उसको पढ़ चुके हैं, मैंने उसको ट्वीट भी किया हुआ पूरा का पूरा पीडीएफ उसका, तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा रेफरेंसेस इस चीज के हैं कि कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 2 दफा कम अज कम इलेक्शन लगे हुए, इलेक्शन ए एंड बी, कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब को भी खत लिखा। उन्होंने उस वक्त जाके मुलाकात की then चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल से। तो वो पूरा रिकॉर्ड उन्होंने बिल्डअप किया है। इस लिहाज से अता तारड़ साहब ने सिर्फ लोगों को मिस इन्फॉर्म करने के लिए, डिस इन्फॉर्म करने के लिए यबड़ियां मारी हैं। और इन अदर वर्ड्स इसका एक फनी पार्ट ये है कि आजम नजीर तारड़ जो कह रहे हैं, इसी तरह से रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के अशतर औसाफ अली, बड़े कैपेबल, बड़े इंटेलिजेंट, बहुत मुद्दतों पहले जब मैं सिविल सर्वेंट होता था तो उनसे एक दफा मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद भी कभी बात होती रही, शायद टीवी प्रोग्राम में भी आते रहे।
वेरी इंटेलिजेंट मैन, लेकिन बदकिस्मती से वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की और उनकी पार्टी का एक माउथ ऑर्गन है। वो उनके एक स्पोक्स पर्सन की हैसियत से बात करते हैं। और जब अखबार उनका कोई कोट जैसे लिखा है डॉन और ट्रिब्यून ने, तो बड़ा जरूरी था कि रिपोर्टर कॉमे के दरमियान में साथ ये लिख देता कि ही इज वेरी क्लोज टू पीएमएलएन, या उनके जमाने में उनको अटॉर्नी जनरल बनाया गया और शरीफ खानदान के वो केसेस सारी उम्र जो है वो लेते रहे। उनकी सारी प्रैक्टिस का मेरा ख्याल है 50-60% ताल्लुक ही शरीफ खानदान की डायरेक्टली केसेस के साथ है, उनकी हुकूमत ने उनको जो केसेस दिए हैं, क्योंकि ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। लेकिन अच्छा, अब ये सारे क्या क्या रहे हैं, लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़, अशतर औसाफ, और ये सारे और भी इस किस्म की जो वॉइसेस हैं, और जो वकील हैं दाऊद, मियां दाऊद, राइट, हाँ मियां दाऊद, मेरा ख्याल है उनका नाम मैंने गलत कर दिया था, पता नहीं दाऊद गिलानी कौन है, मुझे याद नहीं है, शायद मेरा कोई दोस्त था किसी जमाने में। सो मियां दाऊद और ये तीनों लोग एक ही बात कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने खत जो है, जो जस्टिस ने जो खत लिख दिया है, ये इन्होंने खिलाफ तवक्कुल लिख दिया है, ये खिलाफ कानून लिख दिया है। इनको ऐसा जो खत और लेटर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखना ही नहीं चाहिए था। कहीं पे ये कहा जा रहा है कि इनको तो चाहिए था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखते, कहीं इनको कहा जा रहा है कि अपने फैसलों के अंदर इसका जिक्र कर देते, कहीं कुछ और कहा जा रहा है, कहीं कुछ और कहा जा रहा है। बुनियादी तौर पर आपको एक क्लियर अलायंस नजर आ रहा है शरीफ खानदान और डेनेस्टी काजी साहब के दरमियान में, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी स्ट्रोक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कंप्लीट कॉम्पैक्ट, कंप्लीट अलायंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बाकी लोगों को क्या करना होगा? अच्छा, अब ध्यान में ये भी रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो 14-15 जो भी इस वक्त टोटल हाजिर जज हैं पैनल के ऊपर, उनमें से 6-7 तो इंतहाई कमजोर हैं। मतलब काजी साहब का हार्ट कहाँ पे है वो उस पर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जितने जज साहिबान को लगाया गया हुआ है, जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो पैनल है, जिसने एक बहुत ही फजूल फैसला भी किया है कि कंडीशनल तौर पे मिलिट्री कोर्ट जो है फैसला सुना सकती, ये इंतहाई कमजोर जज हैं। मेरे पॉलिटिकल एनालिसिस में ये कॉम्प्रोमाइज जज साहिबान हैं, इनकी कोई इंटेलेक्चुअल स्टैंड पॉइंट ऑफ पोजीशन नहीं है, और ये वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रोजन हॉर्सेस हैं जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने वहां पर इंट्रोड्यूस किए हैं, और ये अलाइंड है विद रजीम। तो फिर इसका हल क्या निकलेगा? इसका हल सिर्फ एक निकल सकता है, वो हल अगर इसका कोई निकालना चाहे, और जिसमें और उसके अलावा कोई चांस नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अगर आप जब कहते हैं ना कि 3 मेंबर बेंच बना दें, जैसे कि कहा है बार एसोसिएशन ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स इशू की हैं उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि इंक्वायरी कमेटी हो, जैसे कि मियां दाऊद कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का पैनल जो है वो हो सकता है 3 मेंबर बेंच का। मेरा ख्याल है पैनल वुड नॉट वर्क, क्योंकि अगर पैनल बनाएंगे तो वो यही इसे कहते हैं, जो जज साहिबान मिलिट्री कोर्ट के फैसले सुन रहे हैं, इसी में से काजी फायज ईसा साहब एक पैनल जो है वो इसका बना देंगे और उसको दफनाने की कोशिश करेंगे। इसका अगर कोई हल है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है, इसका कोई दूसरा हल एग्जिस्ट नहीं करता। नो वन शुड फूल देमसेल्व्स, अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं। इसका सिर्फ एक हल है कि काजी फायज ईसा एक फुल कोर्ट इसके ऊपर हियरिंग रखें, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की, जिसमें जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खत को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने रखा जाए। वहीं कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई सोल्यूशन और कोई हल जो है इसका निकल सकता है। और जो इसका अल्टीमेट हल है वो कोई आईएसआई के अफसरान को सजाएं देने का भी नहीं है। अल्टीमेट हल जो सोचने की बात है, जो पाकिस्तान की बार काउंसिल्स वाला को, वकला को सोचना चाहिए कि डिमांड ये होनी चाहिए कि आईएसआई का जो पॉलिटिकल विंग है, जिसे कहते हैं कि 70s में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कायम किया था, उस पॉलिटिकल विंग को प्रैक्टिकली खत्म करना होगा। अब आया इसके ऊपर के वकला के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में क्या हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो करंट टॉप लीडरशिप है उसके अंदर भी बहुत से वकला हैं। वहाँ आपको बैरिस्टर शेर अफजल मरवत नजर आते हैं, वहाँ आपको लतीफ़ खोसा साहब नजर आते हैं, वहाँ आपको बैरिस्टर गौहर अली खान नजर आते हैं, वहाँ आपको और बहुत से वकला की सपोर्ट उनको नजर आती है। सरमान अकरम राजा पीटीआई के कैंडिडेट बन चुके हैं। अब यहाँ पे इसमें कोई शक नहीं है कि जो ऐलान किया गया अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर, जहाँ लतीफ़ खोसा, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर इकट्ठे थे, और वहाँ उन्होंने कहा कि इमरान खान से मिलने के बाद इमरान खान ने बड़ा रद्द-ए-अमल किया है, और इमरान खान से मिलने के बाद ये फैसला हुआ कि पेशावर के अंदर हम इस संडे को, जो 31 मार्च बनता है, 2 बजे एक बहुत बड़ी रैली करेंगे, और फिर उसके बाद हम एक 6 अप्रैल को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे। उसमें उन्होंने अपील की, और फिर सब कुछ ठीक है। लेकिन तहरीक इंसाफ अगर इसको, और बाकी सब लोग इसको, कि जो कुछ जज साहिबान ने खत लिखा है, इसे सिर्फ इमरान खान के केसेस के तनाजुर में ही देखेंगे, अगर इसे तहरीक इंसाफ ही के तनाजुर में देखेंगे, तो ये चीज़ कहीं नहीं जाने लगी। बिकॉज दूसरी साइड में बहुत आसानी से वो कहेंगे कि ये जज साहिबान ने जो कुछ किया ये इमरान खान के हमदर्द हैं, ये तहरीक इंसाफ के हमदर्द। हकीकत यह है कि इनमें से एक भी तहरीक इंसाफ या इमरान खान की हमदर्दी मैंने लिखा। उन्होंने अपने सिस्टम ऑफ जुडिशरी को बचाने के लिए उन्होंने ये खत जो है वो लिखा है, और इसको इसी तरह से समझने की जरूरत है। जरूरत यह है कि तहरीक इंसाफ आउटरीच करे, जो कभी भी वो नहीं कर सके सक्सेसफुल, लेकिन एक आउटरीच करें एक सस्टेन्ड लेवल में पाकिस्तान की तमाम एसोसिएशंस की तरफ। और पाकिस्तान बार काउंसिल में फारूक एच नाइक ने जो स्टेटमेंट इशू की है, उनके साथ एक दूसरे भी एग्जेक्टिव थे, और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है, जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है, जो लाहौर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है, उसमें बड़ा स्कोप है कि तहरीक इंसाफ के वकला और वो लोग आपस में मिलकर एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो सकें, और कुछ बेसिक पॉइंट्स बेयर मिनिमम उनके हों जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान रिलेटेड नहीं होने चाहिए।
ہر چیز کو عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ نتھی کر کے آپ جو لارجسٹ اسٹرگل ہے پاکستان کے لوگوں کی بہتر پاکستان کے لیے اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور اسے خراب کر دیتے ہیں. یہاں ایشو پاکستان کی جوڈیشری کا ہے، پاکستان کی ریاست کا ہے، اور اس میں وکلا کو کسی پوائنٹ پہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی. محیط پیرزادہ صاحب جو ہے وہ جیسا کہ انالیسز کر رہے ہیں چیزوں کا، ایک جو ہے وہ نقطہ جو ہے وہ ڈھونڈ کر لاتے ہیں چیزوں کو، اور ان کا موقف یہ ہے کہ پچھلے 70-75 سالوں سے جو لوگ اس ملک پر قابض ہیں وہ اپنا قبضہ اتنی آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر دفعہ ہر حکومت میں انہوں نے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ کوئی اور طبقہ آئے فکر ہو، وہاں پہ انہوں نے اپنے لوگ جو ہیں وہ بٹھا رکھے ہیں. اگر لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تو پھر ان کو زور اور زبردستی سے اپنے فیصلے جو ہے ان پر جو ہیں وہ تھوپتے ہیں، اور ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جی آپ ہماری یہ فیصلے جو ہیں آپ اس طریقے سے کر دیں. اور یہ آپ نے گزشتہ کئی عرصوں میں یہ چیزیں باہر نکلتی ہوئی بھی دیکھی ہیں. جس طرح وہ جسٹس صدیقی تھے، انہوں نے جیسے کہا کہ جی مجھے کہا گیا کہ جی آپ یہ اس طرح کا فیصلہ دے دیں، پھر انہوں نے انکار کر دیا. ان پر کتنے مصائب اور علام جو ہیں وہ پھر ٹوٹ پڑے. اس کے بعد پھر اب جا کے ان کی مشکل سے جو ہے وہ جو نوکری ان کی برخاست کر دی گیا تھا ان کو، اس کو بحال کیا گیا. تو ابھی یہ 6 ججز کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح کہ انہوں نے یعنی ایک خط لکھا کہ ان پر دباؤ ہے، ان کے کئی عزیز و اقارب کو اٹھا لیا گیا، ان کے کئی جو ہے وہ بچوں تک کو جو ہے وہ دھمکیاں دی گئی، ان کو گھروں میں کریکرز پھینکے گئے. تو ناظرین کرام، یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی معاشرے کے زوال میں اہم کردار جو ہیں وہ ادا کرتی ہیں کہ اس کی عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہ ہو. یعنی عدلیہ کی آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ وہ جو محروم اور پسا ہوا طبقہ ہے، یا ایسے لوگ معاشرے کے جن کو انصاف کی ضرورت ہے، یا جن کو انصاف دیے بغیر معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تو وہ ان لوگوں کو، یا جو من چاہے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ جن کو وہ سزا دینا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے اور وہ معصوم بھی ہے، تو وہ ان کو پھر عدلیہ جو ہے وہ اگر دباؤ میں ہوگی تو وہ پھر انہی کے اشاروں پر ناچے گی جو لوگ ان سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں. تو ناظرین کرام، پھر معاشرہ انحطاط کا شکار ہوگا. پھر ایسے جو ہیں وہ کام، ایسے کارنامے جو ہیں وہ آپ کو پھر کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس طرح کہ یہ 6 ججز کہہ رہے ہیں کہ جن سے غلط فیصلے کروانے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جاتا رہا. تو دعا کرتے ہیں ناظرین کرام کہ اس پاکستانی معاشرے کو اللہ جو ہے وہ ایک ایسی سمت میں گامزن کر دے کہ جہاں پر کچھ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے نہ کروا سکے، اور فیصلے برحق اور انصاف مبنی بر انصاف ہوں. آپ کو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.